लोगों के मन में ये है कि मैनिफेस्टेशन जो होती है वो मिथ होती है। स्कैम या फ्रॉड की बात कर रहे हो, मैं उसमें आपसे डिसएग्री नहीं करूंगी। तो इसी को लेकर देखा जाए तो आजकल की जो यूथ है वो डिसीजंस बहुत डिले करके लेती है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं एंड पूरी जिंदगी का सार इन 7 चक्रास में ही टिका हुआ है। मेरी ग्रैंड मास्टर ने मुझे टूल बताया था कि हम अपनी लाइफ के हीरो हैं। अभी तक ऐसे कौन से क्वेश्चंस आपको सुनने को मिले हैं, क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आपको बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लगे हों? हाँ, आप मानते हो, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर कोई ग्रेविटी में नहीं मानता, दैट डजंट मीन ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप मानते हो तो भी अच्छा है, अगर आप नहीं मानते हो। लेकिन मैनिफेस्टेशन की एक ये भी बात है कि क्या मैनिफेस्टेशन बिना एक्शन के काम कर सकती है? नहीं, अगर मैं यही आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं 10 बजे सो के उठ रही हूँ और मेरा मोटिव है कि मैं पतली हो जाऊँ, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ। 10 बजे कैसे मॉर्निंग वॉक पे जा सकती हूँ? तो मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगी अगर मैं एक आइडियल बॉडी मैनिफेस्ट कर रही हूँ। वेलकम टू अ कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस एंड आई एम विद यू साक्षी मिश्रा। आज हमारे साथ है पॉडकास्ट में सिमरन कौर, जो मैनिफेस्टेशन लाइफ कोच, यहाँ तक कि टैरो रीडिंग और इसके साथ ही वो रेकी हीलिंग के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने तमाम सेशंस के थ्रू लोगों की लाइफ को बदला है, एक सही डायरेक्शन दी है। तो आज बिना देरी के जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो हम अक्सर सुनते आए हैं। तो वेलकम टू अ कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस। मैम, जैसे कि मैनिफेस्टेशन के लिए आप जानी जाती हैं, यहाँ तक कि अब रेकी हीलिंग के लिए जानी जाती हैं। तो लोगों के मन में ये है कि मैनिफेस्टेशन जो होती है वो मिथ होती है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करती है, क्या होती है और क्या ये मिथ है या नहीं? मेरी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी एज़ इन कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है जो शुरू हुई। मैं एक सिख फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता था एंड मैं हमेशा रिस्ट्रिक्टेड थी टू टॉक अबाउट प्लैनेट्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स। तो जिस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन था, वो करने की ज़्यादा चुल थी मेरे अंदर। तो इसीलिए आई स्टार्टेड फाइंडिंग आंसर्स कि हाउ डज़ प्लैनेट वर्क, हाउ हाउ डू दे मूव, वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है। मैं और डीपर घुसती गई एंड देन आई रियलाइज़्ड कि मेरा पैशन बन चुका है ये, एंड देन आई चोज़ इट एज़ माय करियर। साक्षी, मैं जो आप स्कैम या फ्रॉड की बात कर रहे हो, मैं उसमें आपसे डिसएग्री नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के नाम पे बहुत ज़्यादा फ़ियर सेलिंग हो गया है मार्केट में। जिस दिन एस्ट्रोलॉजी आपको आपके लॉजिकल माइंड से अलग कर दे, उस दिन आप ये समझो कि एस्ट्रोलॉजर फेक है, वो प्रेडिक्शन फेक है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही अमेजिंग टूल है, इफ इट कम्स एंड इफ इट गोज़ विद द लॉजिकल माइंड। यूज इट एज अ वेदर फोरकास्ट सिस्टम, कि आप वेदर को परख सकते हो, आप पता कर सकते हो कि बारिश होने वाली है, बट आप बारिश रोक नहीं दोगे। एस्ट्रोलॉजर्स ये बताते हैं कि हम बारिश रोक सकते हैं, बारिश नहीं रुकेगी, बारिश होगी। हम एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको एक अम्ब्रेला दे सकते हैं ताकि आप सेफ रहो। काइंड ऑफ आप लोग एक डायरेक्शन देते हो। मैम, जैसे कि अभी आपने डिसीजंस की बात करी, आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया, तो इसी को लेकर देखा जाए तो आजकल की जो यूथ है वो डिसीजंस बहुत डिले करके लेती है और बहुत ओवरथिंक करके लेती है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम इसे ओवरकम कर पाएँ और एक हम स्ट्रांगली डिसीजंस ले पाएँ? अगर हम अर्ली एज में अपने प्लैनेटरी पोजीशंस को देख के ये पता लगा लें कि कौन सा करियर फील्ड हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो मेरे को लगता है कि हमारा बहुत सारे साल जो एक्सपेरिमेंटिंग में वेस्ट हो जाते हैं, वो बच जाएंगे। आजकल के यूथ के स्पेशली, बिकॉज देयर इज टू मच टू डू इन द वर्ल्ड एंड हर चीज में ग्रोथ है। आप में कैलिबर होना चाहिए, आप ग्रोथ अचीव कर लोगे। तो उसके लिए अगर अर्ली एज से आप बस थोड़ा सा डायरेक्शन, किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से एक डायरेक्शन नोटिस कर लो कि कौन सी फील्ड आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, या जो आपका पैशन है वो आपको मोनेटाइज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, तो आई थिंक वो यूथ के लिए बहुत हेल्पफुल टूल बन सकता है। तो सिमरन जी, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया कि मैनिफेस्टेशन जो होती है हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। तो उसी को लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर मैनिफेस्टेशन जो होती है वो आपकी लाइफ में कैसे काम करती है? देखो, मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आज की लाइफ के लिए, और आपको दिख रहा होगा हर रील में, हर पोस्ट में मैनिफेस्टेशन का यूज़ हो ही रहा है। बट मैनिफेस्टेशन का एक मिथ ब्रेक करना चाहूँगी। लोगों को लगता है मैंने लिख दिया और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो लिखना इम्पैक्ट तब करेगा जब आपके रोज़ के डिसीजंस उससे अलाइन होंगे। आज मैं जो हूँ, अगर मैं वही रहती हूँ, तो मैं फ्यूचर के रिजल्ट चेंज करने की उम्मीद कैसे रख सकती? सो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स विद बिलीविंग एंड वर्किंग ऑन इट। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए उस डिसीजन पे, उस इच्छा पे रोज काम करना होगा।
अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ेंगे एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। देखो, कन्फ्यूजन को ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, कंसिस्टेंट एक्शन। जब आप किसी भी चीज़ पे मन बना के कंसिस्टेंट एक्शन लोगे एंड व्हेन यू गेट टू सी द रिजल्ट्स, तो आपकी कन्फ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगी। एंड उसके भी ऊपर, इफ यू वांट स्पिरिचुअलिटी टू हेल्प यू, यू शुड अलाइन योरसेल्फ, यू शुड अलाइन योर चक्रास, ताकि आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस रहे एंड अकॉर्डिंगली आपको क्लैरिटी मिले, अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग पावर भी स्ट्रांग हो। तो उसके लिए हमारे 7 चक्रास का अलाइन होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सी, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं एंड पूरी ज़िंदगी का सार इन 7 चक्रास में ही टिका हुआ है। हमारे इमोशंस, हमारा सक्सेस, हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे लुक्स, हमारे हेयर कैसे हैं, ये सब हमारे 7 चक्रास पे ही काम करता है। सो अगर हमारे 7 चक्रा में से कोई भी एक चक्रा इम्बैलेंस होता है, उसका इम्पैक्ट हमारी फिजिकल बॉडी पे आने लगता है, हमारी डेली लाइफ में आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो यू विल नॉट बी वेरी मच रिसेप्टिव ऑफ लव, ऑफ मनी, ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपने कभी देखा होगा ना, कभी अगर मैं आपसे लड़ाई करूंगी, तो मैं ऐसे तन के लड़ाई नहीं करूंगी, मैं हमेशा आगे यूं बैठ के आर्ग्यूमेंट करूंगी। सो ब्लॉकिंग माई हार्ट चक्र। सो दैट इज वाई आपके चक्रास का बैलेंस होना आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? मैं खुद को मैनिफेस्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन, जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। मेरी ग्रैंड मास्टर ने मुझे एक रूल बताया था कि हम अपनी लाइफ के हीरो हैं, हम अपनी लाइफ के शाहरुख खान हैं। बट शाहरुख खान कब बनता है? जब विलन आता है, शाहरुख खान उसको मुक्का मारता है। एग्जैक्ट। सो विलन्स का होना शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई बिलीव हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं या जो भी नेगेटिव लोग आते हैं, उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें किसी पेडिस्टल पे पहुंचाने के लिए। तो सिमरन जी, जैसे कि अभी आपने अपनी ग्रैंड मास्टर के बारे में बताया कि उन्होंने आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इवन आपने अभी हीलिंग की भी बात करी है, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि बहुत सारी हीलिंग्स होती हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हीलिंग के बारे में हम लोगों ने सुना है, रेकी हीलिंग के बारे में। तो एक्चुअल में रेकी हीलिंग होती क्या है, कैसे काम करती है वो? देखो, रेकी हीलिंग टेक्निकली वही जो मैंने कहा, 7 चक्रास को बैलेंस करने का एक तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, जहाँ हम आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करते हैं। तो जब आपका नर्वस सिस्टम एक अलाइनमेंट में होगा, एक बैलेंस में होगा, तो आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें वन बाय वन, एकदम से तो नहीं, बिकॉज़ रेकी इज़ नॉट अ मैजिक वॉन्ड, वन बाय वन वो ठीक होने लग जाएँगी। ठीक कैसे होंगी? कोई जादू की चक्री नहीं घूमेगी, वो ये होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा एंड देन अगेन आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी चीज़ों को लेके। सो दैट इज़ हाउ हीलिंग वर्क्स। सिमरन जी, जैसे कि आपने बहुत सारे सेशंस लिए हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, एक सही डायरेक्शन दी है। तो इसी को लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने सेशंस के दौरान लोगों में क्या-क्या चेंजेस देखे? देखो, सबसे पहला चेंज साक्षी जो मैंने नोटिस करा है, लोगों को एक इमीडिएट कामनेस फील होती है। हीलिंग का हर इंसान पे एक डिफरेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि हर इंसान की ब्लॉकेजेस अलग होती हैं। ब्लॉकेजेस बहुत तरीके से आती हैं, हमारी मदर के वोम से आती हैं, हमारे एंसेस्टर्स से आती हैं और हमारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से आती हैं। तो जिसकी जितनी डीप ब्लॉकेज होगी, उसको रिजल्ट उतनी ही देर से मिलने के चांसेस होते हैं। बट देन वही बात है, हीलिंग सब पे अलग तरीके से असर करती है। एनर्जी वंस पास्ट नेवर गोज वेस्टेड। तो सबका अलग अलग इफेक्ट होता है, लेकिन जो पहला इमीडिएट इफेक्ट जो मैंने नोटिस करा है, वो उनके चेहरे पे एक अलग सा काम, एक अलग सी शांति दिखती है। उसके बाद लोग और इंटरेस्टेड होते हैं, और अगर हीलिंग को कंटिन्यू करते हैं, देन दे गेट टू गेट ऑल द थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी एंड एवरीथिंग। तो सिमरन जी, जैसे कि आपने बहुत सारे सेशंस लिए हैं, उन सेशंस के दौरान क्या कभी कोई ऐसा केस आया है जिसकी स्टोरी ने आपको पर्सनली टच किया हो? सो यस, आई हैव अ स्टोरी लाइक दिस। एक 6 साल की बच्ची है, जिसका थोड़ा बिहेवियरल इश्यूज है, एडीएचडी है टेक्निकली उसको। तो उनकी मदर काफ़ी परेशान थी, क्योंकि स्कूल से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। एंड देन एवरीवन इन द फैमिली वाज लाइक कि इनको स्पेशल स्कूल्स चाहिए, इनको स्पेशल स्कूल में भेजा जाए। तो व्हेन आई कॉन्टैक्टेड हर मदर, तो वो बहुत रोइंग थी फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद हल्के-हल्के मैंने उस बच्ची की हीलिंग शुरू की। उनकी मदर को भी बहुत, सॉरी, उनकी मदर को भी बहुत बिलीफ नहीं था हीलिंग पे। बट उन्होंने मेरे से बात करके थोड़ा-सा मेरे पे ट्रस्ट बिल्ड अप हुआ एंड शी स्टार्टेड विद हीलिंग। एंड उनकी हीलिंग को 3 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड टुडे हर एडीएचडी इज़ ऑलमोस्ट
क्योर्ड टू 70%। उनके बिहेवियर में बहुत मेजर चेंज आया है एंड स्कूल्स में भी उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। नो स्पेशल स्कूल्स नीडेड। वो नॉर्मल हम बच्चे जैसे हमारे बच्चे स्कूल्स में हैं, वो नॉर्मल उन्हीं स्कूल्स में पढ़ रही है एंड शी इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। तो काइंड ऑफ ये आपकी अचीवमेंट ही है। राइट, ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज़ उस मदर से जब मैं अभी बात करती हूँ, जो उनकी एक आवाज़ में चहक है, जो उनकी एक आवाज़ में कामनेस है, बिकॉज़ मदर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना अपना बच्चा। तो जब उनको अपना बच्चा ठीक दिखता है, बच्चा ठीक होता हुआ दिखता है, तो जो उनकी लाइफ़ में एक चेंज आया है, वो भी शेयर करती हैं मेरे साथ एंड दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई थिंक। तो सिमरन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, हमने रेकी हीलिंग के बारे में समझा, वो काम कैसे करती है। तो जैसे कि आप सेशंस लेती हैं रेकी हीलिंग को लेकर, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो रेकी हीलिंग है, वो कैसे काम करती है और आप किन चीज़ों पर फ़ोकस करती हैं? जी, मैं हर चक्रा को एक वर्ड में एक्सप्लेन करती हूँ। इट स्टार्ट्स विद द रूट चक्रा जो हमारे टेल बोन पे होता है, जो हमारी लोअर बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी ग्राउंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन कम्स द सेक्रल चक्रा जो हमारे एब्डोमेन पार्ट में होता है, जो जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड क्रिएटिवनेस एंड जॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन कम्स द सेक्रल चक्रा जो हमारी नाभि पे होता है, वो हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हमारा हार्ट चक्रा आता है, जो हमारे लव के लिए, हमारी अटैचमेंट के लिए, हमारी रिसेप्टिविटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्रा जो ऑब्वियसली थ्रोट में होता है, वो हमारी स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड आई चक्रा, जो हमारे थॉट्स के लिए, हमारी इंट्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड लास्टली होता है क्राउन चक्रा, जो हमें डिवाइन से जोड़ता है। तो हमको इन सब डिवाइन पावर से जोड़ के रखता है, एक कनेक्शन बना के रखता है हमारे सारे चक्रास के बीच में। ओके, सो जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले चक्रास के बारे में बताया, रेकी हीलिंग के बारे में बताया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि चक्रास और रेकी हीलिंग हमारी लाइफ में यानी कि डिसीजंस में, करियर में कैसे काम करती है? अगर मैं कोई भी करियर फील्ड चूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले तो मुझे डिसाइसिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि मैं सही डिसीजंस ले पाऊँ। सही डिसीजन मैं तब तक नहीं ले सकती जब तक मेरा नर्वस सिस्टम ब्लॉक है। देखिए नर्वस सिस्टम पे काम करती है सबसे पहले, वो आपके नर्वस सिस्टम को ओपन करती है, उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा, क्राउन चक्रा ओपन होगा, आपको क्लैरिटी आना शुरू होगी, कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। देन आपका जब सोलर प्लेक्सिस चक्रा ओपन है, तो उसमें आपको डिसीजन मेकिंग आएगी कि मैं ये डिसीजन लूँगी तो मेरे लिए सही हो सकता है या नहीं हो सकता। आपका सेक्रल चक्रा ओपन होगा तो आप क्रिएटिवली उस डिसीजन पे काम कर पाओगे बिकॉज़ आजकल हर चीज़ में क्रिएटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ैक्ट तो अगर आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है या आपके बाकी चक्रास ब्लॉक्ड हैं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो पाओगे, अपने काम को अच्छे तरीके से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड होगा, तो आप ग्राउंडिंग नहीं कर पाओगे, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं आएँगी, या अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी भी तो आप उनको ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो हर चक्रा कोरिलेटेड होता है, हर एक चक्रा का दूसरे चक्रा पे इक्वल इफ़ेक्ट पड़ता है। हमने बहुत सारे क्रिस्टल्स के बारे में सुना है और इवन हमने देखा भी है, लाइक ग्रीन कलर का क्रिस्टल्स होते हैं, ब्राउनिश कलर के क्रिस्टल्स होते हैं और वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में क्रिस्टल्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं हमारी लाइफ में? डेफ़िनिटली देखो क्रिस्टल्स बहुत सारे हैं, सबके बारे में बात करते-करते तो रात हो जाएगी। तो कुछ मेजर क्रिस्टल्स जो आजकल सबको पता है, मैं उनके बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने पहना है ये टर्कोइज़, ये होता है नेम एंड फेम के लिए, क्या आपके रिकॉग्निशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देन आपने जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल का नाम लिया, वो ग्रीन एवेंचुरीन होते हैं, ग्रीन जेड होते हैं, वो होते हैं मनी अट्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। उसके साथ ही पाइराइट भी होता है, जो मनी अट्रैक्टिंग होता है, ग्राउंडिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एंड साथ ही अपॉर्च्युनिटीज़ भी अट्रैक्ट करता है। देन आता है क्लियर क्वार्ट्ज जिसको मास्टर हीलर और मास्टर मैनिफेस्टर कहते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज किसी भी चीज़ की एनर्जी को काफ़ी अच्छे से एम्प्लीफाई कर देता है, जिसको हम हिंदी में स्फटिक कहते हैं। जो आप ब्राउन कलर का कह रहे हो वो होता है टाइगर आई क्रिस्टल, वो प्रोटेक्शन में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। देन आते हैं ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ऑनिक्स जो का आपके प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आता है हेमेटाइट, अ, बहुत से क्रिस्टल हैं, कार्नेलियन है, हेमेटाइट है, लैपिस lazuli करके एक क्रिस्टल आता है जो आप ब्लू कलर का हुँ। होता है, जिस कलर का हमारा थ्रोट चक्रा होता है। वो हमारी स्पीच के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देन एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रिस्टल जो आजकल के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एमेथिस्ट। ताकि एमेथिस्ट एक पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है,
हाँ, मैंने तो देखा है। हाँ, बहुत सुंदर सा होता है, वो पहनने में भी बहुत अच्छा लगता हाँ। है एंड बहुत गर्ली सा भी होता है। पायराइट पहना सकते हो उनको, आप ग्रीन एवेंचुरिन पहना सकते हो, ग्रीन जेड पहना सकते हो, कार्नेलियन पहना सकते हो। एमेथिस्ट पहनाना अगेन मैं कहूँगी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और हर क्रिस्टल के साथ मैं थोड़ा-सा क्लियर क्वार्ट्ज तो ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि अगेन वो आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई कर देता है। जैसे मैंने अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए पहना हुआ है, इसमें काफ़ी सारे क्रिस्टल्स हैं। ये हेमेटाइट क्रिस्टल है, ये टाइगर आई क्रिस्टल है, ये ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल है, ये ग्रीन जेड क्रिस्टल है, ये पाइराइट क्रिस्टल है एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज है स्फटिक। तो ये सब मनी क्रिस्टल्स हैं, मनी अट्रैक्ट करने के क्रिस्टल्स हैं। तो ये मैं ज़रूर पहन के रखती हूँ एंड ये ग्राउंडिंग के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये जो आपने पहना है ये? ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि मैं एक दिन में बहुत से लोगों से बात करती हूँ। हर इंसान की अपनी अलग एनर्जी होती है, हर इंसान का एक अपना अलग ऑरा होता है। वो उनकी एनर्जी मुझ पे इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए ये पहनती हूँ, जिसमें ब्लैक टर्मलिन है, हेमेटाइट है और टाइगर आई क्रिस्टल है। ये मेरी खुद की प्रोटेक्शन के लिए ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट होता है। और जॉब के लिए? जॉब के लिए अगेन द सेम, मनी मनी रिलेटेड आपको कुछ भी अगर करना हो तो आप ये वाले क्रिस्टल्स पहन सकते हो। आपका अलाइनमेंट होगा, आपको जो भी अपॉर्च्युनिटी आपके लिए बनी होगी, आप वो ईज़िली अट्रैक्ट कर पाओगे। घर बैठे-बैठे नहीं हो जाएगा, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। पर ये है कि आप जब जो चाहोगे वो उसको ईज़िली अट्रैक्ट कर पाओगे, उसको देख पाओगे कि आपके लिए सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले पाओगे लाइफ के लिए। अभी आपने बहुत सारे क्रिस्टल्स के बारे में बताया, लाइक ग्रीन क्रिस्टल्स के बारे में बताया, यहाँ तक कि आपने पाइराइट की भी बात करी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा मिथ क्या है क्रिस्टल्स को लेकर? देखो, क्रिस्टल कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता। 2 होते हैं, एक होते हैं नवरत्न, एक होते हैं उपरत्न। क्रिस्टल्स को हम उपरत्न बोलते हैं। क्रिस्टल्स के कभी भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होते। आप कोई भी क्रिस्टल पहन लो, अगर या तो वो आपको एक न्यूट्रल इफ़ेक्ट देगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं फ़ील होगा, आपको लगेगा अरे क्रिस्टल काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बना होगा। या वो आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगा। नेगेटिव इफ़ेक्ट कभी भी कोई क्रिस्टल कैरी नहीं करता। नवरत्न ज़रूर हमको अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ के पहनने चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्लैनेट प्लेसमेंट और हमारे चार्ट्स पे डिपेंड करता है। बट क्रिस्टल आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने बिलीफ के साथ, अपनी इंटेंशन के साथ पहन सकते हो। या तो वो अच्छा इफ़ेक्ट देगा या वो कोई इफ़ेक्ट नहीं देगा। अभी तक ऐसे कौन से क्वेश्चंस आपको सुनने को मिले हैं, क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको बहुत अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो अभी तक आपको कौन से ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगे हों? आप मानते हो, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर कोई ग्रेविटी में नहीं मानता, दैट डज़न्ट मीन ग्रेविटी एग्ज़िस्ट नहीं करती। वो तब भी ज़मीन पे ही चल रहा है, ग्रेविटेशनल हुँ। पुल है जो उसको रोकी हुई है। ऐसे ही एनर्जीज़ हैं। अगर आप मानते हो, तो भी अच्छा है, अगर आप नहीं मानते हो, उससे ये प्रूफ नहीं होता कि एनर्जीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। जिस दिन इंसान एनर्जी को समझना सीख जाएगा, जिस दिन इंसान एनर्जी का सही यूज़ करना सीख जाएगा, वो ये रियलाइज़ कर जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल्स, रेकी सब कुछ एनर्जी बेस्ड काम ही है। जैसे आपकी एनर्जी चेंज हुई, वैसे ही सबके रिज़ल्ट चेंज हो जाते हैं। कोई भी पत्थर की लकीर नहीं होती है, भले ही वो एस्ट्रोलॉजी हो, भले ही वो न्यूमरोलॉजी हो। अगर आप सही डिसीजन लेना जानते हो, तो आप अपनी डेस्टिनी डेफिनिटली चेंज कर सकते हो। अच्छा, हमने अभी मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना, समझा, और बहुत से लोगों को मैनिफेस्टेशन जो है वो मिथ लगता है, जिसके बारे में आपने क्लैरिटी तो दे दी है। लेकिन मैनिफेस्टेशन की एक ये भी बात है कि क्या मैनिफेस्टेशन बिना एक्शन के काम कर सकती है? नहीं, अगर मैं यही आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं 10 बजे सो के उठ रही हूँ और मेरा मोटिव है कि मैं पतली हो जाऊँ, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ, 10 बजे कैसे मॉर्निंग वॉक पे जा सकती हूँ? तब तो पॉल्यूशन इतना होगा और बीमार पड़ के वापस आ जाऊँगी। तो मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगी अगर मैं एक आइडियल बॉडी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे अपना डाइट सही रखना पड़ेगा, मुझे कार्ब्स, जंक्स इनको अवॉइड करना पड़ेगा। हेल्दी डाइट खाना पड़ेगा, तभी मेरी मैनिफेस्टेशन काम करेगी। लेकिन अगर मैं एक आइडियल बॉडी एक्सपेक्ट कर रही हूँ और दिन भर का मेरा मील है मोमोज़, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर और ये सब, तो वो मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करेगी। तो मैं मैनिफेस्टेशन को ब्लेम नहीं कर सकती कि ये गलत कांसेप्ट है। तो मुझे खुद को ब्लेम करना है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या मेरे डिसीजन मेरे मैनिफेस्टेशन की इंटेंशन से मैच नहीं कर रहे और कल तक मेरी लाइफ में कोई मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्रिस्टल्स आपको हल्के-हल्के ग्राउंड करते हैं, आपको हल्के-हल्के अलाइन करते हैं एंड ज़रूरी नहीं है क्रिस्टल आपको एकदम से इफ़ेक्ट दे ही। कभी-कभी क्रिस्टल अपना इफ़ेक्ट दिखाने में टाइम लेते हैं।
बट मैजिक वॉन्ड कुछ नहीं होता कि आज हुआ और कल आपको असर दिख जाएगा। आज मैंने पायलट पहना, कल मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मुझे हल्की-हल्की अपॉर्च्युनिटीज़ दिखने लगेंगी, मैं हल्की-हल्की अपॉर्च्युनिटीज़ अट्रैक्ट कर पाऊँगी और मेरी डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। मैं ग्राउंड कर पाऊँगी खुद को, ताकि मेरे दिमाग में क्लैरिटी आए और मैं अपने मतलब की अपॉर्च्युनिटी अट्रैक्ट कर पाऊँ एंड फिर वर्क कर पाऊँ। मैंने काफ़ी टाइम से भी देखती आ रही हूँ कि टैरो रीडिंग के बारे में, ये होता क्या है? टैरो कार्ड्स होते हैं बेसिकली, 78 कार्ड्स का डेक होता है, जिसमें हर कार्ड एक स्पेसिफिक मीनिंग होल्ड करता है एंड हम एज़ टैरो रीडर्स आपका क्वेश्चन उन कार्ड से पूछते हैं एंड वो कार्ड्स आंसर बताते हैं। कार्ड्स मिरर की तरह होते हैं और हम टैरो रीडर सिर्फ ट्रांसलेटर होते हैं उस कार्ड के मीनिंग के। तो टैरो रीडिंग ऐसे ही काम करती है, जब आप बहुत इनडिसाइसिव होते हो तो आप एक टैरो रीडिंग की हेल्प ले सकते हो। हम कुछ आपके एनर्जीज की हेल्प से कार्ड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आपको आपकी एनर्जीज के हिसाब से ही जवाब दे पाते हैं। क्या टैरो रीडिंग जो होती है वो फ्यूचर्स बताती है? देखो, ये मिथ है कि टैरो फ्यूचर बताता है कि अगर टैरो ने कहा ऐसा होना है तो होना ही है। नहीं, जब आप अपने डिसीजंस चेंज करते हो, जब आप अपने एक्शंस चेंज करते हो, तो रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। टैरो आपको डायरेक्शन बताता है, टैरो आपको एनर्जी बताता है, चांसेस बताता है कि अगर आप ये पाथ ए चूज करते हो, तो हो सकता है आप यहाँ से इस जगह पहुंच जाओ। लेकिन अगर आप यहीं खड़े रहोगे, तो आप फिर यहाँ से इस जगह पहुंचोगे। टैरो एक कोई फाइनल फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं देता, ये सिर्फ आपकी एनर्जी बेस्ड आंसर्स देता है। जहाँ आपकी एनर्जी चेंज हुई, जहाँ आपके डिसीजंस चेंज हुए लाइफ में, वहाँ टैरो के आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे। सिमरन जी, मैंने ना आपकी एक रील देखी थी, तो उसमें ना आपने एक बुक का ज़िक्र किया था, द बुक ऑफ आंसर्स। तो द बुक ऑफ आंसर्स में क्या है ऐसा, वो आपकी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? द बुक ऑफ आंसर्स एक बहुत ही मैजिकल बुक है मेरे लिए तो, जिसमें बहुत शॉर्ट में 2-4 लाइन्स में, 2-4 वर्ड्स में आंसर्स लिखे हैं। जब मैं बहुत इंडिसाइसिव होती हूँ, जब मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रही होती, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही होती, तो मैं सिर्फ अपना इंटेंशन उस बुक ऑफ आंसर्स में डालती हूँ एंड उनसे एक सवाल पूछती हूँ, मेरे लिए क्या करना सही है? एंड देन आई रैंडमली पुल अ पेज कोई सा भी एंड वो मैजिकली मेरे उस सिचुएशन से कनेक्ट करता है और रेजोनेट करके मुझे वो आंसर देता है। एंड ये सबके लिए वैसे ही काम करता है, जब भी आप इंडिसाइसिव हो, जस्ट साफ मन से अपना इंटेंशन उस बुक ऑफ आंसर्स में डालो एंड क्वेश्चन पूछ के देखो एंड अगर आपको आंसर ना मिले तब बात करना। जैसे कि अभी आपने द बुक ऑफ आंसर्स की इम्पोर्टेंस बताई, तो वहीं देखा जाए, अगर मैं भगवद गीता की मैं बात करूँ, तो क्या भगवद गीता जो है वो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका एक सॉल्यूशन देती है? राइट, अगर आप बिल्कुल साफ मन से, बिल्कुल सच्चे दिल से, किसी भी छल कपट के बिना अगर आप भगवद गीता से या बिलोंगिंग टू अ सिख फैमिली, अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब जी से भी क्वेश्चन पूछोगे, तो आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। हो सकता है आपको उस मोमेंट में रिफ्लेक्ट ना हो, बट लेटर ऑन आपको ये रियलाइज होगा कि वो आंसर वहीं से गाइड हुआ था एंड वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है। पढ़ाई करके तो बन सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए जो इंट्यूटिवनेस चाहिए, उसको जागरूक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंट्यूटिवनेस और कुछ नहीं होती, इंट्यूटिवनेस हम सबके अंदर होती है। हम सबके अंदर थर्ड आई चक्रा होता ही होता है, इंट्यूशन पावर होती ही होती है। बस इंसान को उसको सही तरीके से एक्टिवेट करना आना चाहिए। एंड मैंने मेजरली देखा है कि एस्ट्रोलॉजर्स बेसिकली वो बनते हैं जो पास्ट लाइफ में भी एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहे हैं। आपकी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। इसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। इसका भी एक अलग से पूरा कंसेप्ट है जहाँ हम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में कुछ भी सफ़र कर रहे हैं, तो उसका हमारी पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है और वो क्या ब्लॉकेज है, जिसका हम इलाज करके अपने प्रेजेंट लाइफ को ठीक कर सकते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं? जिसमें हमारी पास्ट लाइफ का सारा रिकॉर्ड होता है। हमने किसी का बुरा किया, हमने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है आज? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में इसका आंसर होगा क्योंकि मैंने पास्ट लाइफ में किसी के साथ वैसा किया होगा। सो आई एम जस्ट फेसिंग माय कर्मा, जिसके ऊपर पूरी वर्ल्ड घूम रही है। एस्ट्रोलॉजर्स को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं? एस्ट्रोलॉजर को अपना ऑरा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एक बहुत सिंपल सा रिचुअल होता है जो सब लोग कर सकते हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स नहीं। दैट इज सॉल्ट वाटर बाथ। आप हफ्ते में 2 बार अ, पानी में सेंधा नमक डाल के या समुद्री नमक डाल के उससे नहाओ। दैट इज़ इट, आपका ऑरा बहुत क्लेंज़ हो जाएगा एंड आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। सब नेगेटिविटी हट जाएगी, सब नज़र हट जाएगी
तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपना ऑरा क्लेंस रखने का, अपने आप को अलाइन रखने का, एज़ एन एस्ट्रोलॉजर भी और एज़ अ कोई भी इंसान इसको कर सकता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजर्स की बात करूँ, तो मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी और सबके लिए भी। जितना आप मेडिटेट करते हो, जितना आप खुद से जुड़ते हो, जितना आप अपना क्राउन चक्रा खोलते हो, जितना आप डिवाइन से जुड़ते हो, उतना आपको ज़्यादा अच्छे आंसर्स आते हैं, ज़्यादा अच्छे प्रेडिक्शंस आते हैं। आप सिर्फ रटा-रटाया नहीं बोलते हो, आप सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम को समझ के उसको प्रॉपर्ली आंसर कर सकते हो। सिमरन जी, कभी ऐसा हुआ है अभी तक आपकी पूरी जर्नी में कि आपने किसी का फ्यूचर ना बताया हो, ये जानकर कि उसका जो प्रेज़ेंट है वो अफ़ेक्ट हो सकता है? देखो ऐसा बहुत बार हुआ है, मुझे ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आए हैं। जैसे मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर कोई कपल आया है मेरे पास या कोई लड़की आई है अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड के बारे में पूछने और मुझे कार्ड्स में सेपरेशन दिख रहा है, तो मुझको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सामने वाला इंसान इमोशनली उस समय अवेलेबल है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए या नहीं। टैरो गाइडेंस का मतलब रॉ इन्फॉर्मेशन डंप कर देना नहीं होता है। हमको ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सामने वाला उस माइंड ज़ोन में है भी या नहीं। तो उस सेंस में या उस टाइम पे मैं उस इंसान को ये नहीं बोलूँगी कि हाँ, तुम लोग तो अलग होने वाले हो या देख लो या कर लो क्या करना है। मैं उनको सिर्फ़ इतना बताऊँगी कि आपके प्रेज़ेंट के डिसीज़न्स या आपके पार्टनर के प्रेज़ेंट के डिसीज़न्स आपके फ्यूचर के रिलेशनशिप को बहुत डीपली इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंड देन उनको थोड़ा समझाऊँगी, थोड़ा गाइड करूँगी बट डायरेक्टली ये नहीं बोल दूँगी कि कार्ड्स में मुझे तो सेपरेशन दिख रहा है, तो आप लोग साथ नहीं रहने वाले हो। उसके लिए सामने वाले इंसान का माइंड फ्रेम जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रिलेशनशिप्स को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे रिलेशनशिप्स को लेकर? सबसे ज़्यादा वन साइडेड रिलेशनशिप्स के आते हैं, जो कि एक्चुअली सिर्फ़ अट्रैक्शन होता है, मेजरली सबका नहीं होता होगा, कुछ एक तरफ़ा प्यार भी बहुत मज़बूती से करते हैं। बट हाँ, अट्रैक्शन के बहुत क्वेश्चन्स आते हैं कि मैं तो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ या मुझे तो वो इंसान पसंद है। क्या वो मेरे बारे में सेम सोचता है, नहीं सोचता? या क्या वो मेरे बारे में सेम सोचती है, वो मुझे देखती है तो वो मुझे पसंद करती है कि नहीं करती? ऐसे क्वेश्चन्स बहुत कॉमन है। तो ये क्या रीज़न है? कुछ डर है उनके अंदर या कुछ? ये है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो हम सबको है। ऐसा लगता है कि हमारा एक कोई दोस्त किसी रिलेशनशिप में है और हम रिलेशनशिप में नहीं है, उसके पास तो बात करने के लिए इंसान है। क्योंकि आज की लाइफ में सबसे ज़्यादा खल रही है एक चीज़, लोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं है। हम सोशल मीडिया पे तो दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स हो रही हैं। बट देन व्हेन वी कम बैक टू आवर होम्स, एक साइलेंस है, एक लोनलीनेस है, कोई बात करने को नहीं है, फियर ऑफ जजमेंट बहुत ज़्यादा है एंड फियर ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है कि अगर मैंने एक किसी इंसान को अपनी प्रॉब्लम बता दी, तो वो मुझे जज करने लग जाएगा एंड देन इट विल बिकम अ कॉम्पिटिशन बिटवीन बोथ ऑफ अस। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन इतना कॉमन इसलिए है कि हर इंसान को एक इनसिक्योरिटी है कि हमारे पास कोई होना चाहिए पार्टनर, या ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है आजकल कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है, तो उसको भी मैं पसंद होना चाहिए हूँ या उसको भी मैं पसंद होनी चाहिए हूँ। तो ये ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है आजकल, इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा रीज़न जो मैं देख पाई हूँ। आजकल देखा जाए तो डिवोर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्या कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या कुछ और रीज़न है इसका? देखो एस्ट्रोलॉजी से पहले जो आपने वर्ड डिवोर्स यूज़ किया, उसका मैं एक रीज़न बताना चाहती हूँ कि मेन नर्वस सिस्टम या मेन की जो अपब्रिंगिंग होती है, आजकल तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए। लेकिन पहले जो मेन की अपब्रिंगिंग थी वो ये थी, तुम रो नहीं सकते, तुम फ़ील नहीं कर सकते, तुमको पूरी फैमिली का बोझ उठाना है, हाँ। तुम हार नहीं सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते। तो आदमियों को कभी फ़ील करना बताया ही नहीं गया या उनके इमोशंस को वैलिडेट ही नहीं किया गया। जैसे हम में इमोशंस हैं वैसे मेन में भी हैं। एग्ज़ैक्ट जो चीज़ हमें बुरी लगती है वैसे मेन को भी बुरी लगती है। अगर हमको भी इम्पोर्टेंस चाहिए तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मेन को भी इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। एग्ज़ैक्टली। बट हमने उनके इमोशंस को वैलिडेट नहीं किया एंड वुमेन बहुत फ़ील करती हैं। उनको छोटी-छोटी बातें फ़ील हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने घर का भी भार उठा रही हैं, वो सोसाइटी का भी भार उठा रही हैं। हमारे घर की इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। वो उनके ऊपर ये प्रेशर भी है एंड उनमें गिल्ट बहुत है। एज़ अ मदर अगर हमारे बच्चे को एक बुखार भी हो जाए ना, तो हम पूरा गिल्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। मैंने उसको सही से नहीं देखा, मैंने उसका ख़्याल नहीं रखा, या बच्चे का पेट खराब हो जाए जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो हम एज़ मदर्स गिल्ट ले लेते हैं कि अरे! मैंने कुछ गलत खिला दिया होगा, मेरी गलती है, मैं कितनी बुरी माँ हूँ। तो जिस दिन मेन फ़ील करना सीख जाएँगे और वुमेन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख एग्ज़ैक्टली। जाएँगी, उस दिन डिवोर्स रेट अपने आप कम हो जाए। बिलीफ सिस्टम का एक बहुत छोटा-सा रूल है,
मानो तो पत्थर में भगवान, ना मानो तो भगवान में पत्थर। तो बस वही सच है कि आप जो बिलीव करना चाहो, जो चीज़ आपको शांति दे, आप उसको सच मान लो। तो आज के टाइम में सबसे महँगी चीज़ है मेरे को लगता है इनर काम एंड पीस। अपने घर में पीस होना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड उसके लिए अगर आपको किसी भी चीज़ को सच मानना पड़ता है ना, तो मान लो अपनी फैमिली के लिए, अपने इनर पीस के लिए, अपनी आगे की लाइफ के लिए। तो मेरे को लगता है सच की कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी और मतलब हमने बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि 2026 जो है, जो 2026 जो साल है वो ख़त्म होने वाला है, यानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो इसी को लेकर एक सवाल है, क्या वाक़ई में 2026 में दुनिया ख़त्म होने वाली है? 2026 बहुत इम्पैक्टफुल ईयर है क्योंकि ये राजा का साल है। सूर्य को न्यूमरोलॉजी में राजा का दर्जा दिया गया है। ही इज़ द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। तो 2026 का टोटल है 1, हुँ। 1010 दैट मेक्स इट 1। तो ये राजा का साल है, तो ऑब्वियसली जब राजा अच्छा है, हमारा सूर्य अच्छा राजा है, तो अपनी प्रजा का बहुत ख़्याल रखता है। वो अपनी प्रजा का भी ख़्याल रखेगा, वो अपने सैनिकों का भी ख़्याल रखेगा, वो हर चीज़ का ख़्याल रखता है। तो इस राजा के साल में जो इंसान अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेगा एंड जो इंसान इस साल में डिसिप्लिन, राजा को पसंद है डिसिप्लिन, हाँ, इस साल में डिसिप्लिन से चलेगा वो बहुत कुछ अचीव कर जाएगा। लेकिन जो इस साल में सिर्फ ये सोच के क्योंकि सूर्य का साल है तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, बट एक्शन कोई नहीं लेगा, फिर उनके लिए मैं कुछ वही नहीं करती। मैनिफेस्टेशन का जो मिथ है। राइट। एग्ज़ैक्ट देखिए आप 2012 में भी होने वाली थी, नहीं हुई ना, तो जब तक खत्म नहीं हो रही तब तक काम करते रहो। अपने बेटरमेंट के लिए अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करो, अपने भगवान पे बिलीव करो। दुनिया देखो सबके लिए खत्म हो रही है। हर हर एक इंसान के, हर कोई कभी ना कभी मर रहा है, राइट? एंड हर किसी के घर में कभी ना कभी एक छोटा बेबी आ रहा है। हाँ। तो एक नई ज़िंदगी भी शुरू हो रही है और एक के लिए दुनिया भी खत्म हो रही है। तो दुनिया तो डेली बेसिस पे खत्म हो ही रही है। हाँ। तो वो 2012 में भी दिखाया था कि दुनिया खत्म हो रही है और ये सब। तो आई डोंट बिलीव, मैंने ऐसा कुछ सुना है, ना मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करूँगी। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जितना टाइम है मेक द मोस्ट ऑफ इट, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एक्शंस की तरफ, जो भी करना है जस्ट डू इट नाउ। हमने किसी ने भी कल नहीं देखा है, हम बहुत सी चीज़ें टाल देते हैं, इमोशंस टाल देते हैं कि अभी तो मैं उससे गुस्सा हूँ, मैं आज बात नहीं करूँगी, मैं कल बात करूँगी, बट वी नेवर नो कल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। सो इससे पहले आपकी दुनिया खत्म हो जाए, मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम। एक चीज़ हम बहुत बारीकी से देखते हैं, ऑब्ज़र्व भी करते हैं कि जो स्पिरिचुअल क्रिएटर्स होते हैं, तो सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलते हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें भी ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, ऐसा कुछ हुआ है, तो कैसे उन ट्रोल्स को आप हैंडल करती हैं? टचवुड मुझे अभी तक ऐसा कोई ट्रोल्स का सामना करना नहीं पड़ा। बट अगर फ्यूचर में होता भी है, तो मैंने एक आपको कांसेप्ट बताया था कि मैं मेरे लिए मेरे वेल विशर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लोग हैं, जो मेरा अच्छा नहीं सोचते। क्योंकि जब तक उन्होंने मुझे पीछे नहीं धकेला होता, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। तो अगर कोई मुझे ट्रोल करता भी है, तो शायद मैं इसको पॉज़िटिवली लूँगी एंड अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखूँगी कि मुझे इस ट्रोल से बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े और मैं आंसरेबल रहूँ। तो दोस्तों ये था अभी तक का हमारा पॉडकास्ट, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना और समझा। हमने साल 2026 के बारे में जाना कि अक्सर अभी तक हम सुनते आ रहे हैं कि साल 2026 जो है वो उसमें दुनिया खत्म होने वाली है। तो ये जो मिथ है वो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी सिमरन जी से। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं रैपिड फायर राउंड, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। तो सिमरन जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, एस्ट्रोलॉजी या टैरो, इनमें से अगर आपको एक चूज करना होगा तो वो क्या होगा और क्यों होगा? मैं टैरो चूज़ करूँगी क्योंकि मुझे टैरो पे एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा-सा ज़्यादा बिलीव है। ओके। सबसे अजीब मैनिफेस्टेशन जो आपने अभी तक सुनी हो? जब इन लोग किसी एक स्पेसिफिक इंसान को मैनिफेस्ट करते हैं, भले ही वो बाद में जाके टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाए, बट उनको वो इंसान चाहिए क्योंकि उनको दुनिया को दिखाना होता है, मैंने इसको चाहा था और मैंने इसको पा लिया। क्रिस्टल्स को रिचार्ज करना ज़्यादा ज़रूरी है या खुद को? पहले खुद को चार्ज करो तभी तो क्रिस्टल्स को चार्ज कर पाओगे, खुद में बैटरी खत्म है तो क्रिस्टल कैसे चार्ज करोगे? एक मिथ जो आप तुरंत ब्रेक करना चाहती हैं? कि कोई भी चीज़ बैठे-बिठाए नहीं होती, सिर्फ लिखने से मैनिफेस्टेशन नहीं होती, अपने एक्शंस को अलाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज़्यादा ओवरथिंक किस चीज़ को लेकर करते हैं? लोग स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज़्यादा ओवरथिंक इस चीज़ को करते हैं कि हम बस स्पिरिचुअलिटी हमको एकदम से काम कर देगी, नहीं। स्पिरिचुअलिटी हमारे हार्श ट्रूथ को और सामने लेकर आती है। हम अवॉइड नहीं कर सकते उसके बाद उनको। आपके हिसाब से यूनिवर्स सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर हँसता है? यूनिवर्स तब हँसता है जब हम बस बोलते रहते हैं कि हमको ये चाहिए, मैं इतना पैसा कमा रही हूँ, लेकिन मैं सो रही हूँ 12 बजे तक और मैं दुकान नहीं जाती हूँ, मैं जॉब पे नहीं जाती हूँ।
लेकिन मेरी मैनिफेस्टेशन में कि मैं महीने का 10 लाख रुपया कमा रही हूँ। एनर्जी लो हो तो पहले क्या करती हैं आप? स्लीप या साइलेंस? अगर मेरी एनर्जी लो हो तो मैं थोड़ी देर अपने आप को पहले रेस्ट देती हूँ, मैं स्लीप इम्पोर्टेंट मानती हूँ काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद मैं मेडिटेट करती हूँ एंड देन अपने आप अपनी एनर्जी रीसेट हो जाती है। एक एडवाइस जो आप बिना पूछे सबको देना चाहती हैं? एक एडवाइस ये है कि अपने प्रेज़ेंट में जीना सीखो, मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम एंड मेक द मोस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव। ग्रैटिट्यूड रखो हर चीज़ के लिए। ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। जब तक हम जो अभी प्रेज़ेंट में हैं, उसके लिए थैंकफुल नहीं होंगे, तो फ्यूचर में हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर स्पिरिचुअलिटी को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? अगर स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करूँ, तो वो है हमारा बिलीफ सिस्टम। जिसमें हम बिलीव करते हैं, हम वो चीज़ अचीव कर लेंगे। अगर हम खुद में बिलीव करते हैं, तो हम अपने एक्शंस को भी अलाइन कर लेंगे और अपनी सारे मैनिफेस्टेशंस अचीव कर लेंगे। लेकिन जब हम खुद में ही बिलीव नहीं करेंगे, सेल्फ डाउट रहेगा, तो ना हमारे मैनिफेस्टेशंस होंगी, ना हमारे कोई एक्शंस होंगे। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट जिसमें हमने तमाम चीज़ों के बारे में जाना और सिमरन जी ने बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ों को समझाया मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है। जो अक्सर लोगों को लग रहा होगा कि मैनिफेस्टेशन जो होती है वो मिथ होती है, तो उसके बारे में भी सिमरन जी ने क्लैरिटी दे दी है। साथ ही हमने ये भी जाना टैरो रीडिंग के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट। धन्यवाद।